गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सबसे पहले आप सभी को हुल दिवस के हुल जोहार। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि आज हुल दिवस है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। तो क्या आप लोग आज हुल दिवस के बारे में जानना चाहेंगे? यस सर। चलिए, बिल्कुल हुल दिवस के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हुल दिवस क्यों और कब से मनाया जा रहा है जानते हैं। हुल दिवस, अब इसमें दिवस को तो हम सभी जानते हैं। डे दिवस, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं हमारे देश में, और बहुत सारे दिवस की छुट्टियां भी होती है, अवकाश भी होते हैं। इसमें हुल को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये जो हुल शब्द है ना, संथाली भाषा का शब्द है हुल, जिसका अर्थ होता है क्रांति। क्या होता है? क्रांति। ठीक है, और क्रांति का मतलब कि विद्रोह। विद्रोह बोले तो युद्ध ना, विद्रोह बोले तो युद्ध। ये सब एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो हुल शब्द संथाली भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रांति होता है, क्रांति होता है, विद्रोह होता है। इतिहास में देखें, हमारे देश में बहुत सारी क्रांतियां की गई, विद्रोह लड़े गए आजादी से पहले। किस लिए? आजादी दिलाने के लिए। ठीक है, उन्हीं क्रांतियों में से एक क्रांति हुल है ना, हुल विद्रोह, जिसको हम लोग हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में पूरा इतिहास हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक चीज देखना होगा। आप लोग को इतिहास में पढ़ाया गया है 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति को इतिहास में सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह ना, सिपाही विद्रोह, या इसे भारतीय विद्रोह, भारतीय विद्रोह, या फिर भारत के प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास ये भी बताता है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे भारतीय विद्रोह या फिर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति को, आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। ठीक है, बहुत सारे कारण था, उनमें से आप लोगों को जो सिलेबस में वो बताया गया है कि 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण है वो था क्या, कि कारतूस में जो अफवाहें फैली थी कि कारतूस में गाय का मांस और सुअर का मांस, चर्बी जो है प्रयोग किए जाते हैं, और उसको प्रयोग करने से भारतीय जो अंग्रेज सेना में भारतीय सिपाही थे, इनकार कर गए थे ना। इसीलिए विद्रोह फैली थी। इसके नायक कौन थे? मंगल पांडे, मंगल पांडे। लेकिन हमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि 1857 की क्रांति से पहले ही, यानी कि 1857 की क्रांति हो या फिर आजाद भारत तक की जितने भी क्रांतियां हो, उन सभी के लिए बहुत पहले ही जनजातीय समाज के लोगों ने बीज बो दिए थे। ठीक है, उनमें से हम इसके लिए अगर पहले कदम पे जा करके और देखें, जहां पे आजादी के लिए बीज बो दिया गया था, एक इतिहास में मिलेगा 1771 ईस्वी। ठीक है, 1771 ईस्वी। इससे पहले भी आप लोगों को प्लासी, बक्सर का युद्ध ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, और उससे पहले एक लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कौन? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ना। तो वो युद्ध और ये जो बाकी लड़े गए इसमें बाद में युद्ध, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, उसको हम कभी बाद में क्लास में बताएंगे। जो 1771 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक की एक युद्ध लड़ी गई, विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, जिसको जिसको यहाँ पे तिलका विद्रोह कहेंगे। तिलका विद्रोह। ठीक है, तिलका विद्रोह इसका नाम क्यों पड़ा भाई? तो इसके नेता जो थे ना,
नेतृत्व करता थे वो थे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी। और तिलका मांझी के बारे में अगर थोड़ी जानकारी दे दूं तो शायद अच्छा रहेगा। तिलका मांझी जो है ना, इनका जन्म आपको 12 फरवरी 12 फरवरी 1750 ईस्वी, 12 फरवरी को हुआ था 1750 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान जो है तिल तिलकपुर तिलकपुर नाम करके गांव में हुआ था, जो आपको सुल्तानगंज, कहाँ पे? सुल्तानगंज में है। सुल्तानगंज का नाम आप लोग सुने हैं सभी? सुल्तानगंज वही जगह है जहां से सावन में कांवड़िया जल उठाते हैं और देवघर शिव मंदिर में आकर के जल अभिषेक शिव जी को करते हैं। ये सुल्तानगंज जो बिहार में पड़ता है, भागलपुर बिहार में, ठीक है, यहाँ से जल उठाते हैं और इसके बाद ये जो है ना देवघर शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। जो देवघर कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, देवघर जिला है झारखंड की, तो वहां जन्म हुआ था। और ये तिलकापुर जो है ना, अब याद रखिएगा तिलका मांझी जो है कौन सा आंदोलन किए थे? तिलका विद्रोह किए थे। और उनको 13 जनवरी 13 जनवरी 1785 ईस्वी को, 13 जनवरी 1785 ईस्वी को अंग्रेजों ने पकड़ करके और फांसी दे दी थी। कब? 13 जनवरी 1785 ईस्वी में। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1771 में आरंभ किया गया तिलका विद्रोह का अंत कब हुआ? 13 जनवरी 1785 ईस्वी में, जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। कहाँ पे? तो भागलपुर में। भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटका करके और फांसी दे दी गई थी। ठीक है, एक और विद्रोह देखिए जो आपको हुल विद्रोह से कहीं पहले का है। ठीक है, वो विद्रोह है 1831 से 1832, ठीक है, ईस्वी में। और इसे कहा गया है कोल विद्रोह। क्या कहा गया है? कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के जो नेता थे, यानी कि नेतृत्व करने वाले थे, वो थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत बुद्धू भगत। ये आपको छोटा नागपुर में ये विद्रोह चलाया गया था, जिसमें कि उरांव ना उरांव, ये आपको मुंडा हो जनजाति संयुक्त रूप से इस विद्रोह को चलाए थे। इसके बाद आता है 1855-56 ईस्वी के विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। संथाल विद्रोह अभी जस्ट पहले आप लोगों को सबसे पहले बताया गया कि हुल विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं, और संथाल जनजातियों ने इस विद्रोह को आरंभ किया था। ठीक है, तो हम लोगों को 1855 से 1856 में चले संथाल विद्रोह के बारे में जानना है। ठीक है, इस पॉइंट को चाहे तो आप नोट करते चलिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और मुख्य रूप से हम लोग बढ़ते हैं 1855 से लेकर के 1856 तक के संथाल विद्रोह के बारे में, क्योंकि जो हमें बातें जानना है, आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो इसी में मिल जाएगा। ठीक है, 1855 से 1856 ईस्वी तक चले विद्रोह को क्या कहा गया है? संथाल विद्रोह। इसे ही हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हुल का मतलब ही तो मैंने सबसे पहले बता दिया है कि हुल का अर्थ क्या होता है? क्रांति ना, विद्रोह, युद्ध। ठीक है, और इस संथाल विद्रोह के नेता कौन थे भाई? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। ये जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो है ना, ये चारों आपस में क्या थे? भाई थे। क्या थे? भाई थे। ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने ही इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए यहाँ पे सिद्धू जो है ना, वो बड़े भाई थे इन सभी में से, कान्हू मझले भाई, चांद और भैरव सबसे छोटा भाई।
इतिहास ये बताता है कि सिद्धू का जन्म जो है 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1815 ईस्वी में। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? सिद्धू का। और कान्हू का जन्म ये माना जाता है कि 1820 ईस्वी में हुआ, जबकि चांद का माना जाता है कि 1825 ईस्वी। और इसी तरह भैरव का जन्म 1835 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1856 ईस्वी में सिद्धू को अंग्रेजों ने पकड़ करके फांसी दिया था। ठीक है, तो उस वक्त सिद्धू का उम्र जो है 35 से 36 के आसपास थी। ठीक है, और बड़े भाई की उम्र 35 से 36 रही थी उम्र। तो फिर छोटे भाई जो भैरव हैं, चांद है, ये सब तो कहिए तो बहुत कम उम्र के थे, और बहुत कम उम्र में उन्होंने साहस और वीरता का कार्य किया। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ना कितनी कठिन बात थी कि इन लोगों के पास क्या थे भाई लड़ने के लिए? तो तीर धनुष। अब अंग्रेजों के पास गोली बंदूक। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है ना, फिर भी उन्होंने लड़ा। ये लड़ाइयां क्यों अक्सर हुआ करती थी? जैसे मैंने बताया कि 1771 ईस्वी में तिलका विद्रोह हुआ। ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। और ये सभी लड़ाइयों का कारण क्या था? जो अंग्रेजी शासन हुकूमत थी ना, वो यहाँ के किसान, यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल शोषक शोषक के रूप में साबित हो रहा था। शोषण का मतलब तो समझते हैं ना? हाँ। और यहाँ की जो जमींदारी सिस्टम अंग्रेजों ने जो बनाया था, वो बिल्कुल यहाँ के किसानों के लिए शोषण का ही जरिया बनाया था। और खासकर जमीन के अलावे यहाँ के लोगों की जीवन में अस्मिता की जो लड़ाइयाँ थी, इसके लिए भी लड़ रहे थे यहाँ के जनजातीय समाज और लोग। अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव के एक सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के चारों जो जोड़ी है भाइयों की, इनके पिता थे चुनी मांझी। चुनी मांझी, ठीक है, और माता का नाम था सुबी हंसदा। सुबी हंसदा, ये रहे पिता और माता। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के दो बहनें, जिसे फूलो फूलो झानो कहा जाता है। फूलो झानो, उन दोनों का क्या नाम था? फूलो झानो। क्या आप सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो के कभी तस्वीर में भी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? ये बिल्कुल गलत, आप लोग गलत बोल रहे हैं। देखे हैं? कहिए कि नहीं देखे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, सरकारी जो फ्री में कॉपी मिलती है ना, सरकारी कॉपी स्कूल में, उसके कवर में आप देखिएगा। ठीक है, हरा कलर का ना दुपट्टा जैसा बनाया हुआ देखिएगा, वही है फूलो झानो। और उसके ऊपर कोना में देखिएगा सिद्धू, कान्हू का फोटो है। इसके बाद जो फूलो झानो का फोटो है, उसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा तो नीलांबर पीतांबर का फोटो मिलेगा। उसके ऊपर देखिएगा तो शेख भिखारी और भी झारखंड के, छोटानागपुर के, संथाल के ना जनजातीय महापुरुषों का चित्र मिलेगा उसमें। ठीक है, तो अब समझ गए सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये सभी मिलाकर के कितने भाई बहन हुए? छह। छह भाई बहन हुए। और इनका जो बचपना का जीवन जो गुजरा ना, वो पूरा वही तरह जिस तरह की ग्रामीण में, सोचिए आज से लगभग 250 साल पहले की बात है ना, तो वहाँ जीवन कैसा रहा होगा। आज भी बच्चे जो गांव में खेलते हैं, उनका जीवन तो शहर की अपेक्षा अलग तरह का होता है ना, है गुल्ली डंडा खेलना और भी बहुत कुछ। तो वहां भी इन लोगों का जो बचपना गुजरा वैसे ही गुजरा। लेकिन जब इन लोगों को, जब सोचने समझने की, बोलते हैं ना एक देहाती भाषा में कि होश आया ना, सोचने समझने की क्षमता आई, तो उन लोगों ने तब से ये देखा कि अंग्रेजों ने उनके समाज, संथाल परिवार को किस तरह शोषण किया, दमन किया, दबा करके रखा। और इन लोगों को, जैसे मैंने बताया ना कि अंग्रेजों का जो भूमि जमीन को लेकर के नीति थी, बहुत खराब थी। और वो थी लगान का सिस्टम।
लगान इतना लिया जाता था कि किसान जो है ना बर्बाद हो जाता था। आपके खेत में खेती हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको लगान जाना चाहिए। इसके लिए एक मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही विचित्र नीति बना रखा था कि 12 गांव को मिला करके एक चुन देता था आपको हेड, ठीक है, जिसको कहते थे जागीरदार। अंग्रेज चुन देता था एक जागीरदार व्यक्ति को, और उसको जमीन भी दे देता था, और प्लस में 12 गांव के किसानों से जितने भी लगान तसिलाता था ना, वो जागीरदार के पास जमा होता, जागीरदार कहाँ दे देता, अंग्रेज को दे देता। मतलब सीधा सीधा कहिए कि जागीरदार जो है अंग्रेज का एजेंट हुआ करता था। लेकिन संथाल की स्थिति कुछ और भी इससे बदतर थी कि जागीरदार के अलावे साहूकार जो थे ना, महाजनी पद्धति थी वहां पे और बेकार थी, क्योंकि साहूकार और महाजन लोग थे ना, वो डायरेक्ट अंग्रेज से मिला हुआ रहते थे। और जब भी गांव में खरीदारी के लिए राहर महुआ जो भी लेने जाते, तो औने पौने दाम में लेते थे। औने पौने दाम का मतलब क्या हुआ भाई, औने पौने दाम का मतलब हुआ कि एकदम सस्ता है। तो जाएगा कहाँ किसान बेचने। अगर मान लीजिए जैसे होता है चना, अगर किसान को बोना हो तो उसको बिहन कैसे मिलेगा, 150 रुपए किलो। लेकिन अगर किसान के पास चना रेडी हो जाए और उसको बेचना हो तो कैसे बिकेगा, 40 रुपए किलो। ठीक है, उसको बोना हो, जरूरत हो तो 150 रुपए किलो। लेकिन अगर वही बेचने के लिए मार्केट में आए तो 40 रुपए किलो। इसको कह सकते हैं औने पौने दाम में खरीदना। ठीक है, तो इस सब देख करके और कहीं ना कहीं अंदर अंदर इन लोगों के मन में, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के मन में एक ज्वाला अंदर अंदर भड़क रहा था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इन लोग जब भी बाजार जाते, चूंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये जान लीजिए इनका गांव का। तो इनका जन्म हुआ था भोगनाडीह। भोगनाडीह, भोगनाडीह एक गांव है जो बरहेट बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आपको साहेबगंज साहेबगंज जिला में पड़ता है। साहेबगंज जिला के बारे में तो आप लोग सुने ना, नाम सुने ना, साहेबगंज जिला। याद रखिएगा, झारखंड सामान्य ज्ञान में एक महत्वपूर्ण जीके पूछा जाता है कि गंगा नदी झारखंड के कौन से एकमात्र जिला से होकर के गुजरती है, तो उसका आंसर क्या होता है, साहेबगंज। झारखंड के साहेबगंज एकमात्र जिला है जहां से होकर के गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। तो साहेबगंज के बरहेट प्रखंड अंतर्गत भोगनाडीह गांव है। ठीक है, और उसी गांव में इनका जन्म हुआ था, वही घर था। ठीक है, और जब वो बड़े हुए, मार्केट जब जाते थे ना, तो चूंकि भोगनाडीह के नजदीक एक मार्केट था जिसको जगह का नाम बोलते थे पचकटिया। क्या, पचकटिया। ठीक है, पचकटिया, वहां पे बाजार जाते थे, हाट लगता था साप्ताहिक। तो जाते तो वहां पे खरीदारी वगैरह, जैसे कोई राशन पत्ते लेकर के गए, राशन पत्ते का मतलब अनाज। ठीक है, अनाज लेकर के गए बेचने, और वहां पे बेच करके और कुछ घर से बोले कि सब सामान लेते आना, लहसुन मिर्चाई जो भी है तो लाते थे। वहां जाते थे बाजार में, तो भी इन लोगों ने अपने संथाली समाज के प्रति जो है ना, अन्य व्यक्ति जो अंग्रेज का एक तरह से कहिए तो दलाल हुआ करते थे, वो दबंगई उनको देख करके इन लोगों को बड़ा मतलब विचित्र लगता था कि हम लोग समाज मतलब इंसान है कि जानवर है, जानवर की तरह व्यवहार ना, कभी सताना पीटना ये सब चलता रहता था। ये दृश्य अपने आंखों से जब उन्होंने देखा ना, तो फिर इनके अंदर आग की ज्वाला भड़क उठी। और जब युद्ध है मतलब कहिए तो कहीं ना कहीं जो सहने की, ऑपरेशन की प्रकाष्ठा पार हुई, तो इन लोगों ने पूरी तैयारी कर दिया कि अब अंग्रेजों की जो इस तरह का अत्याचार है उसको सहना नहीं है। इसके लिए सिद्धू जो है ना, एक रणनीति तैयार की है। देखिए ये सब पॉइंट लिख लिए होंगे, अच्छी बात है। तो एक रणनीति तैयार की, क्या की भाई, तो सिद्धू ने कान्हू और चांद को बोला कि ऐसा करो, तुम पूरे संथाल परगना में लोगों को जाकर के और निमंत्रण दे दो कि 30 जून 30 जून को ना दिन था 1855 कि जमा होना है, सभी को निमंत्रण दो। और जैसे अभी हम लोग शादी ब्याह पूजा पाठ में किसी को निमंत्रण देना होता है तो कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उस समय
जनजातीय परंपरा में नियम था कि सेखुआ का पतई, सेखुआ जानते हैं ना जिसका पतल बनता है, सेखुआ के पतई के माध्यम से वो निमंत्रण देते थे लोगों को, किसी जगह या किसी कार्य में आना हो तो ना, उसका कुछ विशेष हुआ करता होगा संकेत। तो जब इन लोगों को आदेश मिला तो आदेश के अनुसार इन लोगों ने ये काम पूरा कर दिया और लोग 30 जून 1855 को इकट्ठा हो गए। कहाँ? तो भोगना डी, जहां उनका गांव था, इकट्ठा हो गए। और इसमें लगभग 10,000 संथाली लोग जो है ना तीर धनुष लेकर के और पहुंच गए। ठीक है, वहां पे सभा में तीर धनुष लेकर के पहुंच गए। उन चूंकि उन लोगों को लड़ने का क्या था, ये सब औजार यही था, तीर धनुष। पहुंच गए। अब वहां पहुंचने का मतलब था कि सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये चाहते थे कि लोगों को जागरूक करें, असलियत बताएं और इस अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें, इसके बारे में बताएं। तो लोग जो है ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं थी, बस प्रेरित करना था, क्योंकि सभी लोग जो है ना सह रहे थे अत्याचार अंग्रेजों का। तो फिर उस सभा में एक सहमति से संथाल संथाल राज्य की स्थापना की जाती है। वो जो संथाल परगना है ना, संथाल परगना जो साहेबगंज का पुराना नाम राजमहल भी है, तो उसको दामिने कोह भी कहा जाता था, दामिने कोह कहा जाता था। ठीक है, तो ये संथाल राज्य की घोषणा कर देते हैं। अब होता है कि संथाल राज्य की घोषणा तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ का राजा कौन रहेगा? तो राजा जो नेतृत्व कर रहे हैं सिद्धू ना, याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको क्या इनका जो टाइटल है वो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू है ना। तो ये जो सिद्धू हैं उनको राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजा। इसके बाद मझिला भाई जो कान्हू है उनको बना दिया गया मंत्री। क्या बना दिया गया? मंत्री। इसके बाद चांद, चांद को बना दिया गया प्रशासक, प्रशासन का देखरेख करने का काम। और छोटे वाला कौन भाई है? भैरव। और भैरव को बना दिया गया सेना सेनापति। ठीक है, सेनापति बना दिया गया। तो इस तरह अब उन लोगों के पास एक पूरा टीम, सेना के लिए भी हो गया, प्रशासक के लिए भी हो गया, देखरेख के लिए मंत्री हो गया, राजा बैठे हैं। और इसके बाद आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध छिड़ गया। ठीक है, अंग्रेजों के थाने में जा करके और हमला बोल दे रहे हैं। इनकी सेनाएं जो है ना क्या लेकर के, पता है ना? तीर धनुष। ठीक है, और भी औजार हो सकते हैं, टांगे होंगे भी हो सकते हैं। क्रांति करना है जो है इनके पास, उसी से न लड़ेंगे। तो इस तरह कर दे रहे हैं। कई कई अंग्रेज के अफसरों को उन लोगों ने मारा, और मारेगा तो फिर अंग्रेज को भी तो गुस्सा होगा ही ना, बदला लेने के लिए कोशिश ही करेगा। अच्छा, एक बार क्या हुआ था ना, इसी दौरान एक और जिसको बोलते हैं ना कि आग में ना घी डालना। ठीक है, आग में ढील डालने का मतलब क्या होता है? और आग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें इसी दौरान चूंकि उस एरिया में अंग्रेज जो है ना रेलवे पटरी का विस्तारीकरण कर रहा था, मतलब कि रेल लाइन बिछवा रहा था। तो अंग्रेज ठेकेदार वहां पे काम करवा रहा था, और अंग्रेज ठेकेदार जो था वहां पे काम करने वाले 3 महिला मजदूरों को अपहरण करवा लिया। ठीक है, अपहरण करवा लिया गलत नियत से। और इस जब पता चला इन लोगों को, तो इन लोग 3 बदला लिया, 3 अंग्रेज को काटिए दिया धर के। ठीक है, और इसके बाद उन 3 महिलाओं को छुड़ा लिया। ठीक है, और इसके बाद एक पता चला कि पूरा जो है इन लोगों का मतलब क्रांति जोरों पे चल रहा है ना। तभी जंगपुरा ना, जंगपुरा जो थाना होता है, बैठो, चलो बैठो बैठो, चलो बैठो। ठीक है, तो जंगपुरा के थाना में एक दारोगा थे। कौन? दारोगा, जिसका नाम था महेश लाल दत्ता। महेश लाल दत्ता। महेश लाल दत्ता क्या किया ना, उनके एरिया में गया और सिद्धू के कुछ नेताओं को, ठीक है, सहयोगियों को जो हेड लिस्ट में थे अंग्रेज के हिसाब से, उनको पकड़ करके ले जा रहा था भागलपुर। कहला भाई,
तो भागलपुर ले जाकर के, चूंकि वहां पे कैंटीन और कारागार भी था, अंग्रेज का छावनी भी था सैनिक का, तो वहां ले जा रहा था। ले जाने के दौरान वो बरहेट में क्या किया ना, रुक गया, बरहेट में रुक गया। तब फिर पता चला, सूचना दिया गया सिद्धू को कि फलना फलना को ले जा रहा है। वो दारोगा जो है ना पकड़ करके, महेश लाल दत्ता जो है, तो वहां सिद्धू पहुंच गए। पहुंचे तो बोले कि नहीं, इन लोग को छोड़ दो, और छोड़ दो। एकदम पूरा एटीट्यूड में महेश दत्त बोल रहा है ना कि नहीं छोड़ेंगे। घुसाए सिद्धू और चला दिए तीर, और वहीं पे उसको मार दिए। कान्हू भी और कई अफसरों को मारे। चलता रहा ये ना गद्दर। और इसके बाद फिर यहाँ पे कहें तो एक बड़ी विडंबना रही है हमारे देश में क्रांतियों का, क्रांतिकारियों का और क्रांति का, कि हमारे ही यानी कि भारतीय लोगों ने ही अंग्रेजों को समय समय पर साथ दिया, जिसके चलते क्रांति जो है असफल हो जाती थी, विद्रोह असफल हो जाती थी। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, एक जगह ऊपर बंदा, ऊपर बंदा, ऊपर बंदा में ना, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया कि इनसे जुड़े लोगों को लालच दिया। ठीक है, या पैसा के लालच दिया हो, या फिर और चीजों का लालच दिया हो। लालच दिया कि पकड़वा दोगे तो तुम्हें ये चीज देंगे। और वैसा ही कुछ हुआ कि ऊपर बंदा से गांव है, वहां थे सिद्धू कान्हू, और वहां बता दिया गया कि वहां पे है, और इन लोगों को पकड़ लिया गया। 19 अगस्त को उन लोगों को पकड़ लिया गया। तो सिद्धू को पकड़ा गया। सबसे पहले सिद्धू पकड़ाए तो इनको ले गया भागलपुर। ठीक है, और भागलपुर इनको फांसी दे दिया गया। कान्हू कान्हू को एक आप लोगों को बताया गया था कि भोगनाडीह के आसपास एक जो कौन सा मार्केट बताया गया था, पचकटिया ना, पचकटिया। और पचकटिया चौराहे पर ही कान्हू को पेड़ से लटका करके फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद कौन बच गए, दो गो, चांद और भैरव। और चांद और भैरव को लड़ाई में गोली से मार दिया गया था। इस तरह चारों भाई जो है ना एक एक करके शहीद हो गए, अपने अस्मिता, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान और अपने शोषण, जंगल और जमीन को बचाने के चलते। ठीक है, और यहाँ पे अब दो जो बहन बताए गए थे, कौन कौन, तो फूलो और झानो, फूलो और झानो। ठीक है, और फूलो झानो को इस विद्रोह में क्या योगदान रहा था, सो समझ लीजिए। ठीक है, फूलो झानो का इन दिनों जब विद्रोह चल रहा था, तो इनका मुख्य काम था कि जो आवश्यक चीजें हैं उसका प्रबंधन जो है ना फूलो झानो करवा रहे थे। बड़ी संख्या में आवश्यक था तीर धनुष का, तो लोहार मिस्त्री लगवा करके तीर धनुष बनवा रहे हैं, भेजवा रहे हैं। खाने पाने की चीज, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी व्यवस्था अरेंजमेंट्स कौन कर रहे हैं, फूलो झानो। फूलो झानो की एक और बात जो कहीं साहसिक लगेगा, बहुत ही साहसिक लगेगा, कि दोनों बहनें जो हैं पाकुड़ के एक ग्रामपुरा, ठीक है, ग्रामपुरा थाना में चल गए। रात अंधेरा था ना, रात का समय था, और चुपके से थाना में प्रवेश कर गए, और वे लोग टांगी लेकर के गए थे। प्रवेश कर गए और लगभग 7-8 पुलिस को जा करके टांगिए से काट दिए। समझे ना, बदला ना, इसका बदला लेने के लिए टांगी से उन लोगों को काट दिए। कहीं ना कहीं साहसिक काम रहा था फूलो झानो को भी इस लड़ाई में। तो ये सभी जो है ना जनजातीय परिवार से थे। जनजाति मतलब समझते हैं ना, आदिवासी, संथाल परिवार। कौन सा इलाका है, साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला, भोगनाडी, जिसको क्या दिया गया था उपनाम, दामिने कोह, दामिने कोह। ठीक है, संथाल परगना को दामिने कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसका क्या बोले, हुल विद्रोह क्यों मनाया जाता है, हुल क्यों कहा जाता है, ये बातें समझ में आ गई होगी। हुल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये देखिए। अब कब की बात है जी, 1855-56 की। ठीक है, 1855-56 की। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू जब भोगनाडीह में सभा किए थे ना 30 जून 1855 को, तो वहां एक नारा दिया था उन्होंने ना कि अंग्रेज हमारी
मिट्टी छोड़ो, अंग्रेज हमारी मिट्टी छोड़ो। ये बाद की बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, वो बहुत बाद की बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध है अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने क्या था कहा था कि करो या मरो, करो या मरो। लेकिन इससे बहुत पहले इन जनजातीय नेताओं ने ये नारा दे रखा था कि अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, तो ये वीरता की गाथा है। ठीक है, इन जनजातीय साहसिक की, जिन्होंने मतलब आजादी के लिए बहुत पहले ही बीज बो चुका था। और इस यही बीज के चलते क्या हुआ, 1857 यानी कि 56 एक साल बाद 1857, कितना तारीख था जी 1857 को बताया गया था। एक जो आप लोगों को बताया गया था कि 29 मार्च 1857 कहाँ की याद कीजिए, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल छावनी में। ठीक है, छावनी में पुलिस ने क्या किया, सिपाहियों ने क्या किया, कारतूस चलाने से मना कर दिया और वहां की भनक लगी कहां पे, तो मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में। और यहां से 10 मई 1857 को विद्रोह की बिगुल बज गई आजादी के लिए। ठीक है, और इसके बाद 1857 की जो विद्रोह जो है ना, था पूरे भारत में आग की तरह, धीरे धीरे नहीं कहेंगे बल्कि आग की तरह, और उसकी लपट से कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था।